हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 लहासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है और राहुल सांकरत्यान के द्वारा लिखा गया है, उसके प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था और दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था और लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था और दूसरा, वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते थे, इसलिए मना कर दिया। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया और दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इसका उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में प्रथा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे, अर्थात ताबीज, गंडा अर्थात ताबीज। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका उत्तर है क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? इसका उत्तर है,
सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। प्रश्न नंबर 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर है, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत और महात्मा भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं और पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। प्रश्न नंबर 10। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, यात्रा वृतांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहां कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगह हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ों की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं, जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है, जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य या शहर से पूरी तरह भिन्न है। प्रश्न नंबर 11। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, निबंध भाग में किसी रोचक यात्रा का वर्णन शीर्षक देकर स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 12। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है, चिट्ठीज के पाठ और विधाएं इस प्रकार हैं। पहला पाठ है, दो बैलों की कथा कहानी है, जो एक लहासा की ओर है। ये एक यात्रा वृतांत है। और उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह एक निबंध है। सांवले सपनों की याद, यह एक संस्मरण है। और नाना साहब की पुत्री देवी, यह एक रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते, यह एक व्यंग्य है। और मैना को भस्म कर दिया गया, यह भी एक व्यंग्य है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। और एक कुत्ता और एक मैना, यह एक निबंध है। यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह उसकी यात्रा का अनुभव है, न कि मानव चरित्र का चित्रण, जैसा कि अन्य विधाओं में होता है। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 13। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसका उत्तर है, पहला, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। दूसरा, कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है और कभी लगता था कि पीछे जा रहा है। प्रश्न नंबर 14। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है।
प्रस्तुत पाठ में से आंसलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर है भरिया, छंगती, फरिक फलोर, चौकी, डांडा, थुप्पा, कंजूर, खोट आदि। प्रश्न नंबर 15। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। इसका उत्तर है इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं: मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली और चीरी बत्तियां। प्रश्न नंबर 16। यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? इसका उत्तर है यदि आज के समय में तिब्बत की यात्रा की जाए तो यह यात्रा राहुल जी की यात्रा से पूरी तरह भिन्न होगी। 1930 में तिब्बत में आना जाना आसान न था। ऐसा राजनीतिक कारणों से था। आज उचित पासपोर्ट के साथ आसानी से यह यात्रा की जा सकती है। अब भिखमंगों के वेश में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्रा के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम किसी जगह जाते हैं तो ट्रेन में या प्लेन में बैठ सकते हैं और हम अपने उसी वेश में जा सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल वेश है, और वहां कोई रोक टोक भी नहीं हो सकती। और अब वहां ठहरने के लिए होटल है, रिजोर्ट है, बहुत सारी जगह है। अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आम दिनों में समुद्र किनारे के इलाके बेहद खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों उससे जुड़े दूसरे कारोबारों में लगे हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी या समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफानी लहरों के प्रकोप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुदरत की यह देन सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है। प्रकृति कब अपने ही ताने बाने को उलटकर रख देगी, कहना मुश्किल है। हम उसके बदलते मिजाज को उसका कोप कह ले या कुछ और, मगर यह अबूझ पहेली अक्सर हमारे विश्वास के चिथड़े कर देती है और हमें यह एहसास करा देती है कि हम एक कदम आगे नहीं, 4 कदम पीछे हैं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर उधर खिसकाकर एशिया का नक्शा ही बदल डाला। प्रकृति ने पहले भी अपनी दी हुई कई अद्भुत चीजें इंसान से वापस ले ली हैं, जिसकी कसक अभी तक है। इसका आगे और भी है। दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सके और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें। इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा हम देख रहे हैं, उसे निराशा के चश्मे से न देखें। ऐसे समय में भी मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ लगे। इंडोनेशिया की रीजा पड़ोसी के 2 बच्चों को पीठ पर लादकर पानी के बीच तैर रही थी कि एक विशालकाय सांप ने उसे किनारे का रास्ता दिखाया। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना, उसकी शरारत को समझा, तुरंत अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा उतर आई समुद्र में 41 लोगों को लेकर। महज 18 साल की जलपरी चल पड़ी पगलाए सागर से 2-2 हाथ करने। 10 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें जो कोई बाधा रुकावट मानने को तैयार नहीं थी, इस लड़की के बुलंद इरादों के सामने बोनी ही साबित हुई। जिस प्रकृति ने हमारे सामने भारी तबाही मचाई है, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सूझ दे रखी है कि हम फिर से खड़े होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया एकजुट हुई है, वह इस बात का सबूत है कि मानवता हार नहीं सकती।
इस अवतरण से हमें यह पता चलता है कि अगर इंसान अपने मन में हिम्मत कर ले और ठान ले कि मुझे यह बुलंदियां या यह समस्याएं पार करनी है तो वह जरूर कर सकता है और कोई भी बाधा उसकी रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी हिम्मत के आगे कोई भी समस्या खड़ी नहीं हो सकती। अब इसके प्रश्न हैं, कौन सी आपदा को सुनामी कहा जा सकता है? दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। मेघी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया? चौथा है, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? इस गद्यांश के लिए शीर्षक नाराज समुद्र हो सकती है या आप कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कौन सी आपदा को सुनामी कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, भीषण भूकंप के कारण समुद्र में आने वाली तूफानी लहरों को सुनामी कहा जाता है। यह आसपास के इलाकों को नष्ट कर देता है। और दूसरा प्रश्न है, दुख जीवन को मांझता है और उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, दुख जीवन को साफ सुथरा बनाता है, अर्थात व्यक्ति दुख से निपटने के उपाय सोचता है और उनसे छुटकारा पाता है। भविष्य में इससे बचने की तैयारी कर लेता है और नई आशा, उमंग और उल्लास के साथ जीवन शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 3 है, मेघी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर है, मेघना और अरुण सुनामी में फंस गए थे। वे 2 दिन तक समुद्र में तैरते रहे और कई बार वे समुद्री जीवों का शिकार होने से बचे और अंत में किनारे लगकर बच गए। मैगी ने समुद्र में उठ रही 10 मीटर ऊंची लहरों के बीच अपना बेड़ा उतार दिया और उसमें अपने परिजनों को बिठाकर किनारे आने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके बेड़े में 41 लोग और भी थे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है, बुलंद इरादे और अहमियत। प्रश्न नंबर 5 है, इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक नाराज समुद्र भी हो सकता है, आप कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है, सुनामी का कहर या फिर प्रकृति का क्रोध सुनामी। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारा यह वीडियो पहुंच सके।